तुमने कभी सोचा है कि रात को जब तुम सोते हो और सपने आते हैं वो तुम्हारे नहीं होते, कि तुम्हारे अंदर कोई और बैठा है जो दिन में चुप रहता है और रात को बोलना शुरू करता है। कार्ल युंग को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, और फर्क ये था कि उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने उससे बात की, सालों तक बात की, और जो कुछ उन्होंने सुना, देखा, समझा, वही सब उन्होंने एक किताब में लिखा। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया को दिखाने में उन्हें पूरी जिंदगी लग गई। उस किताब का नाम था द रेड बुक। 1913 का साल था। कार्ल युंग उस समय दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। फ्रॉइड के साथ काम कर चुके थे। नाम था, करियर था, पहचान थी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, शांति। उनके अंदर कुछ टूट रहा था। अजीब सपने आने लगे, विजन्स दिखने लगे। वो खुद से पूछने लगे, क्या मैं पागल हो रहा हूं? और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये विजन्स बेकार नहीं थे। उनमें पैटर्न था, गहराई थी, जैसे कोई अंदर से उनसे बात कर रहा हो। अब सोचो, अगर आज तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर कोई और आवाज है जो तुम नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? शायद उसे इग्नोर कर दोगे, शायद थेरेपी ले लोगे, शायद सोशल मीडिया में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन जुंग ने कुछ और किया। उन्होंने तय किया, मैं इस आवाज से मिलूंगा, मैं अपने अंदर जाऊंगा, और वहां जो भी मिलेगा, चाहे डरावना हो, कंफ्यूजिंग हो, अनकंफर्टेबल हो, मैं उसे देखूंगा, लिखूंगा, समझूंगा। यही द रेड बुक की शुरुआत थी। जुंग ने एक बहुत दिलचस्प फर्क बताया, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स और स्पिरिट ऑफ द डेप्थ्स। स्पिरिट ऑफ द टाइम्स वो है जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट करती है। करियर बनाओ, प्रोडक्टिव बनो, सक्सेसफुल दिखो। लेकिन स्पिरिट ऑफ द डेप्थ्स कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि तुम रुको, सुनो, अपने अंदर जाओ, और जिन चीजों को तुमने सालों से दबा रखा है उनसे मिलो। हम सब स्पिरिट ऑफ द टाइम्स में जी रहे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गोल्स, टारगेट्स। लेकिन स्पिरिट ऑफ द डेप्थ्स वो तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारी एंजाइटी में आता है, उस बेचैनी में आता है जो सक्सेस के बाद भी खत्म नहीं होती। आज का यूथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और सबसे ज्यादा डिसकनेक्टेड भी। हम सबसे बात करते हैं सिवाय खुद के, हम सब कुछ स्क्रॉल करते हैं सिवाय अपने अंदर के। जुंग ने 100 साल पहले जो लिखा था वो आज और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने अंदर की आवाज को लगातार इग्नोर करोगे तो वो बाहर से आएगी, सिम्टम्स बनकर, एंजाइटी बनकर, एम्प्टीनेस बनकर। तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम बस उसे थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो। जुंग की अंदर की ये यात्रा कंफर्टेबल नहीं थी। वो बैठते, आंखें बंद करते और अपने अनकॉन्शियस को बोलने देते। उन्होंने इसे एक्टिव इमेजिनेशन कहा। उन्हें विजन्स दिखते, अजीब फिगर्स, स्ट्रेंज लैंडस्केप्स, लंबी कॉन्वर्सेशंस। कभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता जिसका नाम फिलीमन था, कभी एक औरत दिखती सैलोमे। ये सब उनके अपने अंदर के हिस्से थे, इंसानी रूप में सामने आते हुए। और जुंग ने इनसे सच में बात की, सवाल पूछे, जवाब लिखे। ये सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन शायद असली पागलपन ये है कि हम अपने अंदर की आवाजों को कभी सुनते ही नहीं। फिलीमन युंग का इनर गाइड था, एक ऐसा फिगर जो उनके सपनों में आया और उन्हें वो बातें सिखाईं जो जुंग खुद भी नहीं जानते थे। बाद में जुंग ने लिखा कि फिलीमन ने उन्हें ये समझाया कि हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो हमारे नहीं होते, वो कहीं और से आते हैं, किसी गहरी परत से। ये बात अनकंफर्टेबल है क्योंकि हम मानते हैं कि हम अपने थॉट्स के मालिक हैं। लेकिन क्या सच में? जरा सोचो, कितनी बार तुम्हारे मन में कोई ऐसा विचार आया जिसे तुमने कॉन्शियसली चूज ही नहीं किया था। युंग के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है द शैडो। वो हिस्सा जो तुम दुनिया को नहीं दिखाते, वो हिस्सा जो तुम्हें खुद में पसंद नहीं, वो एंगर, वो जेलसी, वो इनसिक्योरिटी, वो डार्क थॉट्स जिन्हें तुम दबा देते हो और प्रिटेंड करते हो कि ये मैं नहीं हूं। लेकिन जुंग कहते हैं, जब तक तुम अपने शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते तुम पूरे नहीं हो सकते। वो तुम्हारे पीछे चलता रहेगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में दिखेगा, तुम्हारे डिसीजंस में दिखेगा। तुम जितना उसे भगाओगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। आज के समय में हम सब क्यूरेटेड वर्जन्स जीते हैं, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, यहां तक कि रियल लाइफ में भी। हम वो बनते हैं जो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो हिस्सा हमने छुपा दिया है वो कहां जाता है? कहीं नहीं जाता, वो अंदर ही रहता है। और जब तुम अकेले होते हो रात को, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब वही हिस्सा सामने आता है, उस एम्प्टीनेस के रूप में, उस सेल्फ डाउट के रूप में। जुंग की बात सीधी है, उससे लड़ो मत, उसे देखो, उसे पहचानो,
क्योंकि वो भी तुम ही हो। जब जुंग ने ये सब एक्सपीरियंस किया, विजन्स, इनर फिगर्स, डार्कनेस में उतरना, तो उन्हें खुद पर शक हुआ, क्या मैं पागल हो रहा हूं? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में पागलपन और स्पिरिचुअलिटी के बीच बस एक फर्क होता है कि तुम फंक्शन कर पा रहे हो या नहीं। जुंग फंक्शन कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, पेशेंट्स देख रहे थे, लेकिन साथ साथ ये इनर जर्नी भी चल रही थी। उन्होंने खुद को अलाउ किया दोनों वर्ल्ड्स में रहने का। आज का यूथ भी इसी लाइन पर खड़ा है। एक तरफ प्रेशर है, प्रोडक्टिव बनो, सक्सेसफुल बनो। दूसरी तरफ एक अंदर की आवाज है जो कह रही है कुछ तो गलत है। और हम इनमें इतने खो गए हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस लगभग भूल ही गए हैं। हमें बेहतर बनना है, और बेहतर और बेहतर। लेकिन जुंग एक सीधा सवाल पूछते हैं, बेहतर किसके लिए, किस स्टैंडर्ड के लिए? अगर वो स्टैंडर्ड बाहर से आया है तो क्या वो सच में तुम्हारी जर्नी है? इंडिविजुएशन ये कहता है पहले जानो कि तुम असल में कौन हो। इंप्रूव वही करो जो तुम्हारी सोल मांग रही है, सोसाइटी नहीं। द रेड बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आर्ट वर्क है। जुंग ने इसे अपने हाथ से लिखा, कैलीग्राफी में, और हर पेज पर पेंटिंग्स बनाई, मांडालास, फिगर्स, सिंबल्स। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस को सिर्फ वर्ड्स में पकड़ा नहीं जा सकता, उसे इमेजेस चाहिए, उसे आर्ट चाहिए। जुंग के लिए पेंटिंग एक मेडिटेशन थी, अपने विजन्स को टैंजिबल बनाने का तरीका। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो विजन्स और क्लियर होते गए। आज हम आर्ट को एक हॉबी समझते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो काम के बाद किया जाता है। लेकिन जुंग कह रहे थे आर्ट एक पोर्टल है। जब तुम ड्रॉ करते हो, पेंट करते हो, लिखते हो, तो तुम अपने अनकॉन्शियस से बात कर रहे होते हो। वो चीजें बाहर आती हैं जो वर्ड्स में नहीं आती। शायद इसीलिए जर्नलिंग इतनी पावरफुल है, शायद इसीलिए क्रिएटिविटी इतनी हीलिंग है। तुम सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहे, तुम खुद को डिस्कवर कर रहे हो। जुंग की रेड बुक में टाइम का कॉन्सेप्ट भी अलग है। हम मानते हैं कि टाइम लिनियर है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक सीधी लाइन में। लेकिन साइकी में टाइम साइक्लिकल होता है। पुराने वूंड्स नए सिचुएशंस में वापस आते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। चाइल्डहुड के इश्यूज एडल्ट रिलेशनशिप्स में दिखते हैं। जुंग इसे इग्नोर नहीं कर रहे थे, वो इसे यूज कर रहे थे, समझने के लिए, हील करने के लिए। कितनी बार तुम्हारे साथ वही पैटर्न दोहराया गया है? सेम टाइप का रिलेशनशिप, सेम टाइप की फेलियर, सेम टाइप का सेल्फ सैबोटाज। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जुंग कह रहे थे कि अनकॉन्शियस पैटर्न्स का अपना पुल होता है, वो तुम्हें बार बार उन्हीं सिचुएशंस में ले जाते हैं जहां वो प्ले आउट हो सकें। और जब तक तुम उन्हें कॉन्शियसली देख नहीं लेते, वो रिपीट होते रहेंगे। तो शायद साइकिल तोड़ने का पहला स्टेप है देखना। जुंग ने वन साइडेडनेस को लेकर वार्निंग दी थी। जब तुम अपनी पर्सनैलिटी का सिर्फ एक हिस्सा जीते हो और बाकी को दबा देते हो, तो इम्बैलेंस पैदा होता है। अगर तुम सिर्फ रैशनल बनकर इमोशंस को इग्नोर करते हो, तो वो इमोशंस कहीं और एक्सप्लोड करेंगे। अगर तुम सिर्फ नाइस बने रहते हो और एंगर को दबाते हो, तो वो एंगर पैसिव अग्रेसिव तरीकों से बाहर आएगा। होलनेस बैलेंस मांगता है। आज की हसल कल्चर वन साइडेडनेस का एक एग्जाम्पल है। सब कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में है। रेस्ट को लेजी कहा जाता है, इमोशंस को वीक। लेकिन जुंग कह रहे थे जिसे तुम सप्रेस करते हो वही और पावरफुल बनता है, और एक दिन वो बाहर आता है, बर्नआउट बनकर, ब्रेकडाउन बनकर, या फिर मिड लाइफ क्राइसिस बनकर। बैलेंस अभी से बनाओ, वरना साइकी अपना बैलेंस खुद बनाएगी और वो प्रोसेस प्लेजेंट नहीं होगा। जुंग की एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसके अनुसार हमारा अनकॉन्शियस सिर्फ पर्सनल नहीं होता, उसमें एक ऐसी लेयर होती है जो पूरी ह्यूमैनिटी के साथ शेयर्ड होती है। इसीलिए दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में हमें वही आर्केटाइप्स मिलते हैं, हीरो, मदर, शैडो, ट्रिक्स्टर। इसीलिए अलग अलग सिविलाइजेशंस में वही मिथ्स दोहराई जाती हैं। हम सब एक गहरे लेवल पर कनेक्टेड हैं। ये आइडिया आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में और भी ज्यादा रेलेवेंट लगती है। हम मानते हैं मैं अलग हूं, तुम अलग हो, वो अलग हैं। लेकिन जुंग कह रहे थे सरफेस पर डिफरेंसेस हैं, डेप्थ में नहीं। तुम्हारा रिजेक्शन का डर, तुम्हारी मीनिंग की सर्च, ये सब यूनिवर्सल है। तुम चाहे जितना भी यूनिक महसूस करो, तुम एक कलेक्टिव से जुड़े हो, और शायद इसी में थोड़ा कंफर्ट भी है। आज का यूथ एक अजीब क्राइसिस से गुजर रहा है। इतना इंफॉर्मेशन पहले कभी नहीं था, इतनी अपॉर्चुनिटीज पहले कभी नहीं थी, इतनी कनेक्शंस पहले कभी नहीं थी, और फिर भी इतनी एंजाइटी पहले कभी नहीं थी, इतना डिप्रेशन पहले कभी नहीं था, इतनी मीनिंगलेसनेस पहले कभी नहीं थी। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हमने आउटर वर्ल्ड को डेवलप किया और इनर वर्ल्ड को इग्नोर कर दिया। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं।
सोशल मीडिया है लेकिन सोल कनेक्शन नहीं। अगर जुंग आज होते तो शायद यही कहते, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बाहर नहीं है, वो और ऐप्स में नहीं है, और कोर्सेज में नहीं है, और प्रोडक्टिविटी हैक्स में नहीं है, वो अंदर है। उस आवाज में जिसे तुम लगातार इग्नोर कर रहे हो, उन फीलिंग्स में जिन्हें तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस डार्कनेस में जिससे तुम भाग रहे हो। द रेड बुक एक रोड मैप है अंदर जाने का, और शायद आज की जनरेशन को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। द रेड बुक में जुंग का सामना एक सर्पेंट से होता है। ये सर्पेंट विजडम और डेंजर दोनों का सिंबल है। एंशिएंट कल्चर्स में सर्पेंट हमेशा एम्बिग्युअस रहा है, कहीं हीलिंग का सिंबल, कहीं टेम्पटेशन का। जुंग उस सर्पेंट से बात करते हैं, उससे डरते नहीं और उससे कुछ सीखते हैं। ये एक मेटाफोर है कि जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं वही शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा सकती हैं। तुम्हारी जिंदगी में वो सर्पेंट क्या है? वो कॉन्वर्सेशन जिसे तुम टाल रहे हो, वो ट्रूथ जिसे तुम फेस नहीं कर रहे, वो फियर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जुंग कह रहे थे, उससे मिलो, भागो मत, क्योंकि जब तक तुम उस सर्पेंट को कन्फ्रंट नहीं करते वो तुम्हारे पीछे चलता रहेगा, और जब तुम उसे फेस करते हो तो कुछ बदलता है, तुम भी और वो भी। द रेड बुक में एक हॉन्टिंग सीन है। जुंग की मुलाकात डेड सोल्स से होती है। वो कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी में जो नहीं जिया वो अधूरा रह गया, और वही अधूरापन अगली जनरेशन को पास होता है। जुंग इसे साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस कहते थे। तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स के जीन्स नहीं उठाए हुए हो, तुम उनकी अनलिव्ड लाइव्स भी लेकर चलते हो। उनके दबे हुए सपने, उनकी अधूरी इच्छाएं, वो सब किसी न किसी रूप में तुम्हारे साइकी में आ जाती हैं। कभी सोचा है तुम्हारी एम्बिशन सच में तुम्हारी है या तुम्हारे पेरेंट्स की, जो वो पूरी नहीं कर पाए? तुम जो करियर चूज कर रहे हो वो तुम्हारी कॉलिंग है या फैमिली का एक्सपेक्टेशन जो जनरेशन से चला आ रहा है? जुंग कह रहे थे, पहले पहचानो कि क्या सच में तुम्हारा है और क्या इनहेरिटेड, उसके बाद चूज करो। नहीं तो हो सकता है तुम पूरी जिंदगी किसी और की कहानी जीते रहो, बिना ये जाने कि वो कहानी तुम्हारी थी ही नहीं। जुंग की रेड बुक का शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, मीनिंग ढूंढी नहीं जाती, बनाई जाती है। कोई कॉस्मिक प्लान नहीं है जो तुम्हें बता दे कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। तुम्हें खुद क्रिएट करना होता है, और ये बात एक साथ टेरिफाइंग भी है और लिबरेटिंग भी। टेरिफाइंग इसलिए क्योंकि कोई गाइड बुक नहीं है, लिबरेटिंग इसलिए क्योंकि तुम फ्री हो अपनी मीनिंग खुद डिफाइन करने के लिए। आज का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसी से जुड़ा हुआ है। पहले रिलीजन मीनिंग देता था, ये करो वो मत करो और पैराडाइज मिलेगा। अब वो सर्टेनिटी नहीं रही तो लोग लॉस्ट महसूस करते हैं। लेकिन जुंग कह रहे थे, ये कर्स नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब तुम अपनी मीनिंग खुद बना सकते हो, अपने वैल्यूज खुद चूज कर सकते हो, अपना पैथ खुद डिजाइन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए इनर वर्क करनी पड़ेगी, बाहर से कोई आकर नहीं बताएगा। जुंग की जर्नी में सैक्रिफाइस का थीम बार बार आता है। वो कहते थे, ग्रोथ के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हर नई आइडेंटिटी के लिए पुरानी आइडेंटिटी को मरना पड़ता है। जब तुम एडल्ट बनते हो तो चाइल्डहुड की कुछ फ्रीडम्स छोड़ते हो। जब कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हो तो कुछ पॉसिबिलिटीज छोड़ते हो। ये लॉस है, लेकिन यही ग्रोथ भी है। आज का कल्चर हैव इट ऑल बेचता है। करियर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी, ट्रैवल भी, पैशन भी। लेकिन जुंग कह रहे थे, हर चॉइस एक सैक्रिफाइस है। जब तुम कुछ चूज करते हो तो बाकी ऑप्शंस को छोड़ते हो, और ये ठीक है। दरअसल ये जरूरी है। जो सब कुछ चाहता है वो अक्सर कुछ भी नहीं पा पाता। कमिटमेंट का मतलब है कुछ डोर्स बंद करना, और अजीब बात यह है कि उसी क्लोजिंग में एक फ्रीडम भी होती है। द रेड बुक में एक टावर का रेफरेंस आता है जो टूट जाता है। ये मेटाफोर है उन बिलीफ्स का, उन स्ट्रक्चर्स का जो हमने बनाए थे और जो अब काम नहीं कर रहे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, करियर फेल हो जाता है, बिलीफ्स टूट जाते हैं। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये रिनोवेशन है। जुंग कह रहे थे, कभी कभी पुराने स्ट्रक्चर को गिरना ही पड़ता है ताकि नया बन सके। अगर तुम अपने ही आउटडेटेड वर्जन में फंसे हुए हो तो लाइफ तुम्हें पुश करेगी, और वो पुश कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन उस कोलैप्स के अंदर पोटेंशियल होता है रीबिल्ड करने का, बेटर बनाने का। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ गिर रहा है, शायद वो यूनिवर्स का सिग्नल है कि वो फाउंडेशन पहले से ही वीक था। युंग एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि प्योर रैशनैलिटी इनफ नहीं है। हमारी साइकी रैशनल नहीं है, वो इमोशनल है, सिंबॉलिक है, मिथोलॉजिकल है। और अगर हम सिर्फ रैशनल तरीके से जीते हैं तो हम अपना आधा हिस्सा इग्नोर कर देते हैं। द रेड बुक उनका रिबेलियन था, रैशनैलिटी की टायरनी के खिलाफ। आज का वर्ल्ड हाइपर रैशनल है,
डेटा ड्रिवन डिसीजंस, लॉजिक, एफिशिएंसी, ये सब जरूरी है, लेकिन इनफ नहीं है। तुम्हारे सबसे बड़े डिसीजंस, किससे प्यार करना है, क्या पर्पस है, कैसे जीना है, ये स्प्रेडशीट से नहीं आते, ये गट से आते हैं, इंट्यूशन से आते हैं। और वो इंट्यूशन अक्सर इरैशनल लगती है लेकिन वाइज होती है। जुंग कह रहे थे, दोनों की सुनो, लॉजिक की भी, सोल की भी। आज की जनरेशन फ्यूचर एंजाइटी से सबसे ज्यादा जूझ रही है। क्लाइमेट चेंज है, जॉब अनसर्टेनिटी है, एआई है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। हम कंट्रोल चाहते हैं, प्रिडिक्शंस चाहते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं। लेकिन जुंग कह रहे थे, बाहर की केओस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है अपनी इनर केओस को इंटीग्रेट करना। जब तुम अपने अंदर की केओस से कंफर्टेबल हो जाते हो तो बाहर की केओस कम थ्रेटनिंग लगती है, क्योंकि तुमने पहले ही अंधेरे में देखना सीख लिया होता है। तुमने अनसर्टेनिटी में रहना सीख लिया होता है। द रेड बुक इसी की ट्रेनिंग है, इनर केओस के साथ जीने की। और शायद यही असली फ्यूचर प्रूफिंग है जो कोई कोर्स नहीं सिखाता। 1961 में जुंग की डेथ हुई। 2009 में द रेड बुक फाइनली पब्लिश हुई, 21 साल बाद। क्यों? क्योंकि जुंग की फैमिली हेजिटेंट थी। उन्हें पता था ये बुक कंट्रोवर्शियल होगी, लोग जुंग को मिस्टिक कहेंगे, क्रेजी कहेंगे, और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। लेकिन जो ओपन माइंडेड थे उन्हें गोल्ड मिला। ह्यूमन साइकी की डीपेस्ट लेयर्स में झांकने की एक विंडो। ये हमें सिखाता है कि ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, और जो सच में वैल्यूएबल होता है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर तुम कुछ ओरिजिनल सोच रहे हो, कुछ ऐसा जो मेन स्ट्रीम से अलग है, तो रेजिस्टेंस आना नॉर्मल है। लेकिन वो रेजिस्टेंस तुम्हारी वैल्यू को निगेट नहीं करता। जुंग ने लिखा, वो लिखा हुआ 48 साल अंडरग्राउंड रहा और आज वो क्लासिक्स में गिना जाता है। द रेड बुक कोई कंक्लूजन नहीं देती, कोई फाइनल आंसर नहीं देती, क्योंकि इनर जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। तुम इवॉल्व करते रहते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बदलती रहती है। जो तुम 20 की उम्र में समझते हो वो 30 पर अलग होता है, फंडीज पर और अलग। ये जर्नी खत्म नहीं होती। फिर पढ़ोगे और हर बार कुछ नया दिखेगा, क्योंकि हर बार तुम खुद भी बदल चुके होगे, और वही नया पर्सपेक्टिव नई लेयर्स खोल देगा। द रेड बुक तुम्हें आंसर्स नहीं देती, ये तुम्हें क्वेश्चंस देती है। ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें पूरी जिंदगी पूछते रहना है। जब किताब बंद होती है तब असली यात्रा शुरू होती है। तो ये थी द रेड बुक। लेकिन शायद थी सही शब्द नहीं है, क्योंकि ये खत्म नहीं होती, ये कहीं खत्म नहीं होती। जुंग ने जो 16 साल अंधेरे में बिताए वो सिर्फ उनकी जर्नी नहीं थी, वो हर उस इंसान की जर्नी है जो कभी रात को जागा है और खुद से पूछा है, मैं असल में कौन हूं? जो सक्सेस के बाद भी खालीपन महसूस करता है, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग महसूस करता है। जुंग बस इतना कर रहे थे कि वो उस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर रहे थे, वो उसमें उतर रहे थे। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि अंधेरा एनिमी नहीं है, वो एक इन्विटेशन है कि तुम्हारे अंदर जो केओस है, जो कंफ्यूजन है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो फिक्स करने की चीजें नहीं हैं, वो समझने की चीजें हैं, उनसे मिलने की चीजें हैं, उनसे बात करने की चीजें हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो डिस्कम्फर्ट से भागती है। कुछ फील हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट करो। कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, स्क्रॉल करो। अंदर कुछ टूट रहा है, इग्नोर करो, मूव ऑन करो, हसल करो। लेकिन जुंग की पूरी लाइफ इसी अप्रोच के खिलाफ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट थी। वो कह रहे थे, रुको, बैठो, सुनो। वो आवाज जिसे तुम दबा रहे हो वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो शायद तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट हिस्सा है। द रेड बुक पढ़ने की किताब नहीं है, ये जीने की किताब है। इसे पढ़कर तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स नहीं कर पाओगे, लिंक्डइन पर कोई पोस्ट नहीं बनेगी। लेकिन शायद जब तुम रात को सोओगे और कोई सपना आएगा तो तुम उसे थोड़ा अलग नजर से देखोगे। शायद जब एंजाइटी होगी तो तुम पूछोगे, ये मुझे क्या बताना चाह रही है? विन शायद जब किसी से इरिटेट हो जाओगे तो सोचोगे, क्या ये मेरा शैडो है जिसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं? और बस इतना ही काफी है। जुंग ने अपनी पूरी जर्नी अकेले की। कोई मैप नहीं था, कोई गाइड नहीं था, सिर्फ एक कमिटमेंट थी कि मैं अपने अंदर जाऊंगा, चाहे जो भी मिले। तुम्हें भी शायद अकेले जाना होगा। कुछ डोर्स हैं जो सिर्फ तुम खोल सकते हो, कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जो सिर्फ तुम अपने साथ कर सकते हो। कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो, कोई गुरु ये काम तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। लेकिन शायद इतना जानना काफी है कि इस जर्नी में तुम अकेले नहीं हो। जुंग गए, मिलियंस गए, और अब तुम जा सकते हो। एक आखिरी बात, जुंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करते वो तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करता रहेगा और तुम उसे फेट कहोगे।
तो शायद सवाल ये है, क्या तुम अपनी फेट खुद बनाओगे या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट जीते रहोगे? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारा अंधेरा है, तुम्हारी रोशनी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है, कुछ टूट रहा है, तो उसे इग्नोर मत करना, उससे भागना मत। शायद वो तुम्हारी सोल है जो तुमसे बात करना चाहती है। और अब आंखें बंद करो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, वो कौन है जो मेरे अंदर इतने सालों से चुप है? उसे क्या कहना है? ये पजेवो हिंदी था और ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये शायद एक शुरुआत थी।